सभी बच्चों का स्वागत है। आज के सेशन में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 12 जो कि है वन हमारी जीवन रेखा, इस अध्याय का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे और इसके जो केवल खास पॉइंट्स हैं, जो मेन बिंदुएं हैं, उसे ही पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो सारे वीडियो लेसन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि आपने नाम से समझ ही लिया होगा कि यहाँ पे हम वन यानी कि जंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहा जाता है। और बच्चों, वन जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। वनों से हमें अनेक प्रकार के उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। वन जो है विभिन्न प्रकार के जीवों या फिर कहें कि पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों इत्यादि से मिलकर बना एक तंत्र है, एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले एक चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे हम वनों का एक दृश्य देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम वनों में जो है कुछ वन्य जंतु को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वन जो है एक आवास का भी कार्य करता है, यानी कि शेल्टर देता है। वन में जो है बहुत सारे वन्य प्राणी जो है रहते हैं, सहते हैं, जीवन यापन करते हैं, यानी कि वन उन्हें जो है आवास प्रदान करता है, शेल्टर प्रदान करता है। और बच्चों, वनों में केवल जीव जंतु ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो है ए वैरायटी ऑफ ट्रीज और प्लांट्स कह सकते हैं कि हमें जंगल में देखने को मिल जाता है। और बच्चों, वनों में जो है केवल जीव जंतु नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, पाए जाते हैं और इनका भी जो है हम विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। हमारे घर की विभिन्न वस्तुओं को जो है ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए। और आगे एक एक्टिविटी है कि आप अपने घर में जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ध्यान से देखिए और ऐसे सारे वस्तुओं की जो है एक लिस्ट बनाइए जिन्हें जो है वनों से प्राप्त किया गया है या वनों से प्राप्त किए गए चीजों से बनाया गया है। तो आपकी सूची में जो है कास्ट यानी कि लकड़ी से बनी हुई अनेक वस्तुएं जैसे कि प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जिसे हम जड़ी बूटी कहते हैं, ये भी हमें वनों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ और भी प्रकार के जो वन उत्पाद हैं इसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे कि हमें शहद भी वनों से मिलता है। मोहरी लाख ये भी हमें वनों से मिलता है जिसका उपयोग हम सील करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप किसी जो इन्वेलप वगैरह पे सील देखते हैं किया हुआ रहता है ना, मोहर मार के सील किया हुआ रहता है, तो वो लाख से ही किया जाता है, पिघला के। ये मोम के जैसा ही समझिए कि एक पदार्थ होता है। लकड़ी की बहुत सारे खिलौने, मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती हैं। यहाँ पे आप गोंद देख पा रहे हैं और साथ ही साथ जो पान में कत्था लगता है वो भी एक वन उत्पाद है। अगर हमारे मन में ये प्रश्न आया कि वन जो है कैसे उगाते हैं, ये किसने जो है वन को लगाया होगा, तो प्रकृति में वृक्ष जो है पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वृक्षों में जो फल फूल होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है प्रदान करती हैं, यानी कि बीजों से जो है नवोद्भिद छोटे छोटे पौधे होते हैं और फिर वही पौधे जो है बड़े होकर के, है ना, वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और बच्चों, वनों में जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं जो है किस प्रकार जो है कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर एक छत की तरह दिखाई देता है और इस तरह से जो है यह जो है वितान या कैनोपी कहलाता है। आगे है कि जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में जो है भिन्नताएं पाई जाती है और जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि वन जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए वन भूमि की सतह, ये जो जंगल का जो जमीन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे जो है पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। वनों में जो है अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं जो बहुत ही छोटे आकार की पौधे होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम
वन में वितान और उनके नीचे के तल को देखते हैं। वितान का मतलब जो ऊपरी तल हुआ, जो कैनोपी का काम करता है, जो छत का काम करता है। तो सबसे ऊपर क्या होगा, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे, उनकी जो शिखर होंगी, वो जो है सबसे ऊपरी सतह का निर्माण करेगा। और जो बीच वाला भाग होता है, जो वृक्ष का आधा आप एक तरह से समझ लें, तो वनों में ऐसे अनेक प्रकार के पौधे होते हैं जो झाड़ियों की तरह होते हैं, यानी कि उनकी ऊंचाई ना बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होते हैं। तो ये जो है अधोतल का निर्माण करती है, यानी कि बीच वाला भाग होता है ये। और जो नीचे है, नीचे जो है छोटी छोटी शाख होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जड़ी बूटियां होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों के सबसे ऊपरी परत जो है वो वृक्ष शिखर बनाते हैं। वृक्षों का जो शिखर होता है वो सबसे ऊपरी परत होता है, और इस तरह से इसके नीचे जो है झाड़ियों द्वारा बनाया गया परत होता है। और जो शाक वनस्पतियां होती हैं, जो छोटी वनस्पतियां होती हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, वो सबसे नीचे की जो है परत बनाती हैं। और इस तरह से वन जो है विभिन्न प्रकार के जंतुओं, पादपों, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों में वनस्पतियां की विभिन्न परत जो है जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे आप फिर से देखें कि वनों की जो निचली सतह होती है, जो जमीन वाला भाग होता है, वहां पे क्या आपको दिखाई देगा? तो यहाँ पे वृक्षों की छाल हो गई, या पौधों की पत्तियां, और सड़ गल रही जो पत्तियां होती हैं वो दिखाई देंगी। और साथ ही साथ जो है हमें वहां पे विभिन्न प्रकार के कीट, मकड़ियां, गिलहरियां और चींटियां इत्यादि जो है दिखाई देंगी। कुछ छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे, है ना। और साथ ही साथ वन भूमि की सतह जो है, वन भूमि की जो सतह होती है वो गहरे रंग की होती है, और वह जो है सूखी और छयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई होती है। छयमान पदार्थ जो है आर्द्र और गर्म होते हैं। और बच्चों, वनों में जो है विभिन्न प्रकार के घटक एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध। ठीक है, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के अपघटक होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, या कहें कि सूक्ष्म जीव होते हैं। और मिट्टी के अंदर ही ह्यूमस होता है, यानी कि जिसका उपयोग करके जो है अनेक पेड़ पौधे जो है वनों में उगते हैं। ठीक है, और इन्हीं पेड़ों की पत्तियां जब सूख कर नीचे गिरती हैं तो सड़ गल करके मिट्टी में फिर से जो है विघटित हो जाती हैं। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें सड़ा गला करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और फिर से जो है ये पेड़ पौधों के ही कार्य में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिट्टी का भाग हो गया। मिट्टी के अंदर जल होता है जिसका अवशोषण जो है पौधों की जड़ें करती हैं। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस होता है, जो पोषक तत्व होता है, इसका भी उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, है ना। और अपघटक का जो कार्य होता है, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो चाहे पेड़ पौधों की पत्तियां हों या जानवरों के जो मृत शरीर होते हैं, या उनके या फिर उनके जो मल मूत्र होते हैं, उनको अपघटित करके जो है ह्यूमस में बदलते रहते हैं। और साथ ही साथ जो है पेड़ पौधों को अपने पोषण के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि भोजन बनाने के लिए उन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो उन्हें सूर्य से मिल जाता है। और जो खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो जड़ों द्वारा जो है मिट्टी से जो है अवशोषित कर लिया जाता है, चाहे वो पानी हो या पोषक हो, वो अवशोषित कर लिया जाता है। और साथ ही साथ उनको वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, जिनका उपयोग करके वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और इसके फलस्वरूप जो है वो ऑक्सीजन गैस को जो है वायु में निर्मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग अन्य जो पशु पक्षी हैं वो श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वनों के अंदर चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, पादप हों या जंतु हों, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। और साथ ही साथ जो है वनों में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला भी एक साथ चलती रहती है। खाद्य श्रृंखला जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे लें, घास। घास को जो है कीट खाते हैं, कीटों को जो है मेढक खा लेता है, मेढक को फिर सांप खा लेता है, और सांप को जो है गरुड़ खा लेता है। तो वन में जो है अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को जो है शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं यानी कि फूड चेन जो है वो पाई जाती हैं,
सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, किसी तरह का रुकावट आता है, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इसमें अन्य सभी घटक जो है वो प्रभावित होते हैं। और बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि जो अपघटक होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उनमें से ऐसे भी हैं जो मिट्टी के भीतर रहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो है मृत पादपों, जो सूखे हुए पेड़ पौधे होते हैं और जंतु उत्तकों को खाते हैं, यानी कि जो मृत जानवर मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके शरीर को जो है सड़ा गला करके उनके उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परावर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। और इस तरह से ये ह्यूमस जो है मिट्टी के ऊपरी परत में मौजूद होता है और इसका उपयोग जो है पौधे अपने पोषण में करते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परावर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर, ठीक है। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि किस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो वनों के द्वारा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग जो है जीव जंतु करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है पादप कर लेते हैं, यानी पेड़ पौधे कर लेते हैं, और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो भी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और वनों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं या जो वृक्ष होते हैं, वो अपने जड़ों से क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते रहते हैं, और उपयोग करने के बाद जो उनका शेष जल होता है, बचा हुआ पानी होता है, वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा शरीर से जो है बाहर भी निकालते रहते हैं। बच्चों, वनों में रहने वाले जो जीव होते हैं, जब वो मल त्याग करते हैं तो उनकी जो लीद होती है, उनका जो गोबर होता है, वो कई प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं या फिर कैटरपिलर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है उसको अपघटित किया जाता है, और वहां पे जो है अपघटन के बाद ह्यूमस का निर्माण होता है और आसपास जो है पौधे उगाते हैं। और ये पौधे जो है आसपास के पेड़ों के जो बीज वहां पे गिरते हैं उससे निकल आते हैं, ठीक है। और हमने बीजों के प्रकीर्णन में भी पढ़ा था कि ये बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कई प्रकार से पहुंचते हैं, चाहे हवा में उड़कर या पानी में बहकर या दूसरे जीवों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, या पक्षियों के द्वारा भी जो है, पक्षी जो है जब भोजन करते हैं तो बीज सहित खा लेते हैं, और फिर जब मल त्याग करते हैं तो उनमें जो है बीज उनके शरीर से बाहर निकल आता है। इस प्रकार जंतु जो है वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का जो क्षयमान गोबर होता है वो नवोद्भिदों, यानी कि नए नए पौधों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। और इनके अपोजिट में अगर देखें तो जो पौधे होते हैं उनका उपयोग शाकाहारी जीव जो है भोजन के लिए करते हैं। साथ ही जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, है ना। और शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के जो मांस भक्षी, यानी कि जो मांसाहारी जीव होंगे, वो भी जो है अधिक संख्या में वहां पे होंगे, क्योंकि उनके भोजन की उपलब्धता वहां होगी। जिन जानवरों को वो मार कर खाते हैं वो वहां पे ज्यादा हैं, तो वहां पे मांसाहारी जीव भी ज्यादा हो जाएंगे। जंतुओं की विविध किस्में जो है वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन जो है एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। और आगे है, वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकते हैं और भूमि में अवश्रावित हो जाती हैं। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल सीधे जमीन पर नहीं गिरता है, बल्कि ये पेड़ों द्वारा जो है रोक लिया जाता है और फिर टपक टपक कर जो है नीचे की ओर गिरते रहता है। तो जब धीरे धीरे पानी गिरता है तो जमीन में ज्यादा जो है ये रिसता है, और इस प्रकार जो है ये भौम जलस्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। जो जमीन के अंदर पानी होता है भौम जलस्तर, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जब बारिश बहुत तेज होती है देखिएगा कीचड़ नहीं होता है, और जब धीरे धीरे बारिश होती है तो देखिएगा कीचड़ काफी ज्यादा होती है। यानी कि जब वर्षा जल जो है धीरे धीरे जमीन पर गिरता है, कम मात्रा में गिरता है, तो वो ज्यादा अवशोषित होता है
है ना। और इस प्रकार जो है ये भौम जल स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कि मूल तंत्र यानी कि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जल को भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होता है। ठीक है, और क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति जो है प्रतीत होती है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि वनों से जो है हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। वन हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन आज जब जिस तरह से हमारा देश विकसित होते जा रहा है, दुनिया विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे जो है वनों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई की जा रही है, पेड़ पौधों को जो है विकास के नाम पर काटा जा रहा है। तो इससे अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, पहली स्थिति को आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। यहाँ पे जंगल को काट करके जो है सड़क बनाए जा रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां चल रही हैं बहुत सारे, है ना। तो गाड़ियों से जो धुएं निकल रहे हैं ये वायु के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वनों को काट कर जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई गई हैं और कल कारखाने जो हैं यहाँ पे कायम किए गए हैं। तो यहाँ के चिमनियों से भी जो है विभिन्न और तो इन फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं इससे भी धुएं निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो सड़कों पर मोटर वाहनें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, इनसे भी हानिकारक गैस जो है रिलीज हो रहा है, धुआं रिलीज हो रहा है, जो वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है। इससे जो है पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है। ठीक है, इससे पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है, जो आगे जाकर के हमारे लिए अत्यंत जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आने वाले समय में जो है हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है, पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद और आश्रय नहीं मिलेगा। इस तरह से जब हम पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, है ना, तो उनको जो है आश्रय नहीं मिलेगा, उनको शेल्टर नहीं मिलेगा, उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो उनके जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा है, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहां बाढ़ की समस्या भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है मिट्टी में क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ पे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे बारिश के पानी को उतना तेज बहाव के साथ जाने नहीं दिया जाता है ना। उसके बहाव को जो है पेड़ पौधे कम करते हैं, और इस प्रकार पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में जो मिट्टी है वो पानी को ज्यादा रोक नहीं पाती है ना, बांध नहीं पाती है, और इस प्रकार जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। चौथा है कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोहन घातक है। वन अपरोपण यानी कि पेड़ों की जो कटाई है या फिर कहें कि डिफॉरेस्टेशन है, वो बहुत घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण जो है वो घातक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हानिकारक गैसों की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये हमारे लिए अत्यंत जो है नुकसानदेह होगा, हानिकारक होगा। तो आगे हमें सोचना है कि वनों को संरक्षित रखने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। तो वनों को संरक्षित रखने के लिए जो है हमें भी चाहिए कि योगदान दें, और हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनको संरक्षित रखने में हमें भी सरकार की जो है मदद करनी चाहिए। किसी भी विकास कार्य के लिए अगर वनों की कटाई की जा रही है तो उसके बदले जो है आसपास के खाली क्षेत्र में फिर से जो है वन रोपण करना चाहिए, और उसको विकसित होने तक जो है उसकी प्रॉपर देखभाल भी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने इस अमूल्य संपदा को जो है संरक्षित रख सकते हैं, और पृथ्वी को जो है गर्मी से, ताप से बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को जो है आश्रय प्रदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।